मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरी टीम से और आप सभी से दरख्वास्त करूंगी हमारे अगले गेस्ट ऑफ ऑनर आचार्य प्रशांत जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आचार्य प्रशांत जी जो एक भारतीय लेखक, एक अद्वैत शिक्षक और एक दार्शनिक हैं, आज की दुनिया में सामाजिक आध्यात्मिक जागृति के चैंपियन हैं। उन्होंने 80 से भी अधिक पुस्तकों में लिखी है और कर्म नामक पुस्तक के राष्ट्रीय बेस्ट सेलर लेखक हैं। यहाँ पे हम सभी एबी के जरिए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आचार्य प्रशांत। Acharya Prashant, a powerful voice of social spiritual awakening in today's world. He is an acclaimed Vedanta exegete, an author of over 100 books, including the national bestseller Karma, an alumnus of IIT Delhi, IIM Ahmedabad, and a former civil services officer. He is an exponent of pure Vedantic wisdom, a vocal warrior against superstition and inner weakness, a promulgator of pure spiritual veganism, and an expounder of essential human freedom. Acharya Prashant has addressed students and faculty at over 100 premier institutions of India and abroad, including IITs, IIMs and AIMS. He has also spoken at prominent media platforms like Zee Media, India Today, News 24, Business World and TED. Over 12,000 wisdom videos uploaded on the internet, freely available to all, make the world's single biggest online repository of wisdom content, of which more than 20 million minutes are watched daily. In print media, his articles get published regularly in national dailies. Today, his movement has touched the lives of tens of millions of individuals. Through his direct contact with people and through various virtual interactions, he continues to bring clarity to all. हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आचार्य प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हमारे साथ डाइस पे जुड़े और 2 शब्द सर। इस अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। पुरुष आयोग के गठन की बात है और मुझे आने में थोड़ी देर हुई थी। जब मैं आ रहा था तो यूट्यूब पर लाइव सुन रहा था, बातें हो रही थी, तो उस तरह से जुड़ा हुआ था। तो मुद्दे के जो सामाजिक और कानूनी पक्ष हैं उनकी बात हुई है और उनके बारे में आप लोग मुझसे कहीं बेहतर ही जानते होंगे, मेरी उसमें कोई विशेषज्ञता नहीं है। मैं थोड़ा सा हट करके इस चीज़ के आंतरिक पहलू पर 5-7 मिनट चर्चा करना चाहूँगा। अभी हाल में कई घटनाएं घटी हैं जहाँ कहीं पर एक महिला को, कहीं पर एक पुरुष को अपने ही साथी के हाथों, परिवार के लोगों के हाथों, पति या पत्नी के हाथों या प्रेमी के हाथों क्रूरता का शिकार होना पड़ा है और मौत हुई, हत्या हुई। तो उसको लेकर के मुझसे कोई बात कर रहा था, बोले कि मैं अपने घर से बहुत दूर रहती हूँ, जो मुझसे बात कर रही थी, तो मैं अपने घर से बहुत दूर रहती हूँ, तो ये सब घटनाएं घट रही हैं तो मेरे माँ बाप चिंतित रहते हैं। वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि तुम्हारा हाल तो ठीक ठाक है ना। मैंने कहा कहीं पर कोई घटना घटती है तो वहाँ पर हम सबको यही लगता है कि कहीं मैं शिकार न बन जाऊं, कहीं ऐसा कुछ मेरे साथ ना हो जाए, है ना। अगर सबको यही लग रहा है कि कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, कहीं मैं शोषित ना हो जाऊं, तो शोषण करने वाला कौन है। कहीं कुछ हो रहा होता है तो हम डर जाते हैं, हम डर ये जाते हैं कि कहीं मेरे ऊपर आक्रमण ना हो जाए। अगर हर व्यक्ति डर यही रहा है कि उस पर आक्रमण ना हो जाए तो वो अपने आप को तो फिर लगभग दूध का धुला ही घोषित कर रहा है, कह रहा है मैं आक्रामक कभी नहीं हो सकता, मैं शोषक कभी नहीं हो सकता, कहीं मेरा शोषण ना हो जाए। हम सड़क पर जा रहे होते हैं, हम कोई दुर्घटना देखते हैं तो हमें यही लगता है कि अरे कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए। हम ये नहीं सोच पाते कि कहीं मैं ही तो वो व्यक्ति नहीं जिसने ये दुर्घटना करी है और भाग गया है। जबकि दुर्घटना हुई है तो 2 पक्ष होंगे,
एक जो सड़क पर गिरा हुआ है और एक जिसने टक्कर मारी है, पर हमें ये ख्याल नहीं आता कि टक्कर मारने वाला भी तो कोई है। हम हॉरर मूवी देखते हैं, हमें डर लगता है, हमें डर ये लगता है कि वहाँ वो जो भूत प्रेत या जो भी वहाँ पे तिलिस्मी रहस्यमयी कार्यक्रम चल रहा है, कहीं वो मेरे साथ ना हो जाए। किसी को ये नहीं लगता कि वहाँ जो कर रहा है, जो भी क्रूरता है बर्बरता है, कहीं मैं ही तो वो नहीं। तो अब वेदांत मेरा क्षेत्र है और अहंता अहंकार की बात करना मेरा काम। तो अहंकार का मतलब गर्व घमंड नहीं होता। अहंकार माने जो मैं भाव है, उसकी बात हो रही है शास्त्रीय तौर पर। उसकी पहचान ही यही होती है कि वो हमेशा यही मानता रहता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसका उत्पीड़न हुआ है, उसके साथ किसी ने धोखा किया है। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं ही तो वो हूं जो धोखा करता भी है। अब नतीजा क्या निकलता है? हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, और जैसे ही आप कह देते हो कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप अपने आप को बिल्कुल जता देते हो, अपने आप को आश्वस्त कर देते हो कि आपके साथ तो इतिहास में, समाज में या जहाँ कहीं भी परिवार में परिस्थितिवश कुछ गलत हुआ है। आप अपने आप को फिर छूट दे देते हो, लाइसेंस दे देते हो दूसरे के ऊपर हावी होने की, दूसरे पर हिंसा करने की। नहीं तो नैतिक रूप से आप कैसे इस बात को जायज़ ठहराओगे कि आप दूसरे पर चढ़ बैठ रहे हो? तो नाटो बनेगा और दूसरी तरफ हो जाएगा वार्सो पैक्ट, और आप रूस से पूछेंगे कि तुमको क्यों ये एक नया गठन करना पड़ रहा है, तो कहेगा क्योंकि अमेरिका वहां पर साजिश कर रहा है मेरे खिलाफ। और अमेरिका से पूछो कि तुमने क्यों किया, तो कहेगा रूस को देखो, इनके इरादे ही नापाक हैं। तो कोई भी जो कन्फ्लिक्ट होती है, द्वंद्व होता है, उसमें हमेशा दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों द्वारा अनिवार्य रूप से यही माना जा रहा होता है कि हम तो बेचारे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है। और खतरनाक है वो आदमी जो कह रहा हो कि उसके ऊपर अत्याचार हुआ है। जो कह रहा है उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, वो किसी और पर अत्याचार करने की तैयारी कर रहा है। जो कहे कि मेरे साथ कुछ, और दुनिया में जो कुछ भी हुआ है आज तक गलत से गलत, वो करने वालों के पास हमेशा यही दलील थी कि हम तो साहब बस हिसाब बराबर कर रहे हैं, पलड़ा तराजू का एक तरफ को झुका हुआ है, हम तो संतुलन ला रहे हैं बस। आप हिटलर से जाके पूछें कि क्यों किया ये, नाजी जर्मनी में जो पूरा चल रहा था, वो कहेगा यहूदियों ने जर्मनी का बड़ा शोषण कर रखा था। उसके पास भी अपने काम को वैध ठहराने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए एक दलील थी। मेरे साथ गलत हुआ तो अब मैं गलत कर सकता हूं। और ये वृत्ति हर एक में पाई जाती है। जो आज शोषित लग रहा है वो कल का शोषक है, ये पक्का समझ लीजिएगा। जो आज शोषित लग रहा है वो कल का शोषक है, क्योंकि जो मूल वृत्ति है हमारे भीतर, जो अत्याचार सहती भी है और अत्याचार करती भी है, हम उसकी तो कोई बात ही नहीं करना चाहते। हम दुनिया भर की बातें कर लेते हैं, लेकिन आदमी के अंदर जो जानवर बैठा हुआ है हम उसकी बात नहीं करते। और वो जानवर पुरुष और स्त्री में एक बराबर बैठा हुआ है। कल स्त्री पर अत्याचार हुआ था सक्रिय रूप से, आज वो पलट करके वार करेगी। और उसका समाधान देखिए, तात्कालिक तौर पर, सतही तौर पर हम कुछ कानूनी प्रावधान कर दें, उससे राहत मिलती है, निस्संदेह मिलती है, और इस तरह के प्रावधान होने भी चाहिए। लेकिन ये कोई अंतिम समाधान होते नहीं है। अंतिम समाधान तो यही है कि उस चेतना को संबोधित किया जाए जो पुरुष और स्त्री दोनों में होती है और बहुत पाशविक होती है। आदमी हो या औरत हो, देखिए शरीर से अलग होते हैं, भीतर से एक होते हैं। जो पुरुष है ना, अगर उसी का लिंग परिवर्तन करके उसको स्त्री बना दिया जाए तो वो सारे काम करने लगेगा जो उसे स्त्रियों में बड़े निंदनीय लगते थे, क्योंकि चेतना वही है। उसके पास उपकरण के तौर पर पहले पुरुष का शरीर था, बाद में स्त्री का मिल गया तो वो भी वही सारे काम करेगा। लेकिन हम उनकी बात नहीं करते। आज मौका है, कर सकते हैं 2 मिनट और लेकर के। नाम हमने दिया है मेंस डे, पुरुष दिवस। तो जिन्होंने जाना है, समझा है, उन्होंने हमसे कहा है कि
पुरुष का अर्थ नर नहीं होता, मर्द नहीं होता, मेल नहीं होता। पुरुष का अर्थ होता है चेतना। तो क्यों ना इसे चेतना दिवस के रूप में समझा जाए, और वो सारी चीजें जो चेतना को उग्र हिंसक बनाती हैं, उसे एक भीतरी अंधेरे में रखती हैं, जिसके कारण वो पूरी दुनिया को अपना दुश्मन समझता है, उसी चीज को क्यों ना जड़ से हटा दिया जाए। आप उसको अगर नहीं हटाओगे तो ये खेल लगातार चलता रहेगा। आज तुमने मुझे मारा, कल मैं तुम्हें मारूंगी। अब सड़कों पर भी ये होने लग गया है, बिल्कुल होने लग गया है कि महिलाएं उग्र होकर पुरुषों पर हाथ उठा रही हैं। ऐसा ही एक वाकया घटा था, वो मीडिया में बहुत छाया रहा था, उस पर मैंने बोला भी था पहले भी, पिछले वर्ष की बात है शायद, लखनऊ में हुआ था। और उसके अलावा भी बहुत कुछ होने लग गया है। जब नहीं भी होता था सक्रिय रूप से स्त्रियों द्वारा हिंसा का प्रदर्शन, तो भी वहां पर पैसिव वायलेंस तो रहता ही था। एक दफे मैंने पूछा था सच सच बताना, दुशासन को भीम ने मारा था या द्रौपदी ने? और दुशासन की बड़े बर्बर तरीके से हत्या करी गई थी। एक योद्धा दूसरे को मार दे रणभूमि में एक बात होती है, पर तुम मार करके कहो कि इसकी छाती फोड़नी है, फिर उसका खून लेके जाना है। करा तो ये भीम ने, आंखें बोलेंगी भीम ने करा, देखो भीम कितना बर्बर हिंसक आदमी है। पर भीम को पीछे से प्रतिज्ञा तो द्रौपदी ने दिलवा रखी थी। तो ऐसा तो नहीं है कि पुरुष ही हिंसक रहा है और स्त्रियां तो हमेशा से करुणा की मूर्ति रही हैं। हाँ, एक की हिंसा प्रकट होती है, दूसरे की अप्रकट होती है। और जब पलड़े ऊपर नीचे होते हैं तो इतना ही होता है कि जिसकी प्रकट थी अब उसकी अप्रकट हो जाएगी, और जिसकी अप्रकट थी अब प्रकट हो जाएगी। एक्टिव वायलेंस पैसिव वायलेंस में बदल जाएगा। याद रखिएगा, जो भी पक्ष बाहुबल में कमजोर होता है वो हमेशा पैसिव वायलेंस करता है, और वही पक्ष जब बाहुबल या कानूनी ताकत या धन बल पा जाता है तो फिर वो एक्टिव वायलेंस करता है। लेकिन वायलेंट तो हमेशा दोनों पक्ष होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक पक्ष शोषण कर रहा है और दूसरा शोषित है। अज्ञान का दूसरा नाम शोषण है। जो शोषण कर रहा है वही शोषित भी है। जो आज अपने आप को शोषित कह रहा है वो भीतर ही भीतर तैयारी करके बैठा है कि कल शोषण करूंगा। तो स्त्री और पुरुष को, माने नर और नारी को, मैं चाहूंगा, पता नहीं कितना व्यवहारिक है वो आप लोग देखिएगा, पर इस मन से बोल रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि नर और नारी को दोनों को चेतना के तल पर देखें, मानव मात्र ही माने, और मानव मात्र के भीतर से हिंसा हटे, इसका कुछ उपाय करें। एक बड़े जानकार व्यक्ति हुए हैं, मैं बहुत मानता हूं उनको, जिद्दू कृष्णमूर्ति, आपने पढ़ा हो शायद। वो कहते थे अगर आप बस ये समझ सकें कि पुरुष और स्त्री, नर और नारी में घर में क्यों झगड़े होते हैं, तो आप जान जाएंगे कि दुनिया भर में यदि कहीं पर भी झगड़ा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्योंकि बात दो व्यक्तियों की नहीं है, बात दो लिंगों की नहीं है, बात मानव मन की है। आप बस ये समझ लीजिए कि कोई भी आदमी और औरत आपस में क्यों झगड़ रहे हैं, तो आप ये भी जान लेंगे कि अमेरिका और रूस आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। तो इस चीज के बहुत दूरगामी प्रभाव होने हैं, और वो प्रभाव तभी आ सकते हैं जब हम पहले समस्या के मूल को, समस्या की जड़ को संबोधित करें, और वो जड़ है आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव। हम भीतर से कैसे, हमें अपने बारे में कुछ पता नहीं। जब हमें अपने बारे में कुछ पता नहीं, तो जो भीतर हिंसक जानवर गुर्राता रहता है, हम उसको भी कुछ जानते नहीं। और उसका जब तक हम इलाज नहीं करेंगे, तब तक हमें इस तरह का द्वंद्व और स्ट्राइफ लगातार देखने को मिलेगी। आवश्यक नहीं है कि मिले, इलाज किया जा सकता है। बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। आपने एक नए नजरिए से हम सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आचार्य प्रशांत, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, माइक भी जुड़े और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को फेलिसिटेट करते हुए, सम्मानित करते हुए हमारी चीफ गेस्ट सोनल मानसिंह जी, आप सभी से तालियों का सहयोग। देखिए
देखिए, एक तात्कालिक तौर पर ये एक कानूनी समाधान का हिस्सा हो सकता है बिल्कुल शायद, पर अंदरूनी और गहरी आध्यात्मिक बात तो ये है कि इंसान कोई भी हो, नर नारी पुरुष स्त्री, जब तक उसके भीतर अज्ञान है, हिंसा है, तो शोषण करने की उसकी वृत्ति बची ही रहेगी। और किसी एक पल में इतिहास के किसी एक लिंग का पलड़ा भारी हो जाता है तो वो शोषक बन जाता है, और फिर पहिया घूमता है, आगे बढ़ती है बात तो दूसरा पक्ष भी शोषक बन जाता है। ये चलता रहेगा शोषण का, और शोषक शोषित वाला की उसको अगर हटाना है, समस्या का अगर जड़ से निवारण करना है, तो बच्चा लड़का हो चाहे लड़की हो, जब वो स्कूल में हो तभी से उसको आध्यात्मिक शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए। जब तक हमारे भीतर हिंसा का मूल कारण जो है नहीं हटाया जाएगा, तब तक हम सबके लिए हिंसक रहेंगे। आपके जीवन में एक स्त्री आएगी, आप उसके लिए हिंसक रहोगे, आपके जीवन में एक पुरुष आएगा, उसके लिए भी हिंसक रहोगे। स्त्री पुरुष नहीं आए आपके जीवन में, बच्चों के लिए हिंसक रहोगे, बूढ़ों के लिए हिंसक रहोगे, जानवरों के लिए हिंसक रहोगे, एक देश दूसरे के लिए हिंसक रहेगा, एक समुदाय दूसरे के लिए हिंसक रहेगा। हम अपने ही प्रति तो कितने हिंसक होते हैं ना। तो जो पुरुष की स्त्री के प्रति हिंसा है या स्त्री के पुरुष के प्रति हिंसा है, हमें उसको थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। और व्यापक बात यह है कि हम भीतर से लोग ऐसे हैं कि हम जिससे भी संपर्क में आते हैं, हम जिसको भी स्पर्श करते हैं, हम उसको नोचना खसोटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे भीतर बड़ा अंधेरा है, और ये अंधेरा जो है यही हिंसा बनता है। भीतर हमें लगता है बेचैनी है, अपूर्णता है, तो हम सोचते हैं दूसरे को नोच करके, दूसरे से छीन करके कुछ हासिल कर लेंगे। पुरुष इसीलिए फिर स्त्री पर हिंसक होता है, और स्त्रियां भी बराबर की हिंसा दिखाती हैं पुरुषों पर। हाँ, इतना होता है कि जिसके पास दम ज़्यादा है, बाहुबल या धनबल ज़्यादा है, वो पक्ष हावी होता दिखाई देता है। कहीं एक्टिव वायलेंस हो रहा है, कहीं पैसिव वायलेंस होता है। जो पक्ष दब रहा होता है वो तैयारी कर रहा होता है कि आज तुमने हमें दबाया है, कल हम भी हिंसा करेंगे। तो जो आज का शोषित है वो कल का शोषक बनता है। तो इस खेल में नहीं पड़ना है। हमें ये नहीं करना है कि संतुलन ला दिया और संतुलन का मतलब हुआ कि अब दोनों बराबर का शोषण करेंगे, वो कोई संतुलन नहीं होता है। हमें ये करना है कि जो शोषण का मूल कारण ही है उसको मानव मात्र के भीतर से हटा दें। उसको नहीं हटाएंगे तो हो सकता है नर नारी आपस में दिखाई देगी हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर पूरी पृथ्वी के प्रति तो हिंसा करते ही रहेंगे ना। ये क्लाइमेट चेंज का समय है, ये बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन का समय है। एक घर ऐसा हो सकता है जिसमें नर नारी एक दूसरे पर हिंसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों डरते हैं। एक डरता है कि महिला आयोग में चली जाएगी, दूसरी डरती है पुरुष आयोग में चला जाएगा, लेकिन दोनों मिल करके पूरी पृथ्वी पर हिंसा कर रहे हैं। सारे पशुओं पर, जंगलों पर, नदियों, पहाड़ों पर हिंसा कर रहे हैं। तो वो हिंसा क्या हमें स्वीकार है? वो हिंसा क्या हमें स्वीकार है? तो हमें हिंसा के बीज को ही हटाना होगा। उसकी एक छोटी सी बात करने से, एक छोटे दायरे में उसको संबोधित करने से कोई हमें दूरगामी लाभ नहीं होगा। ठीक, थैंक यू।